कोर्ट प्रैक्टिस ऑडियो न्यूज में आपका स्वागत है। आज तारीख है 15 फरवरी 2026। आज हम पिछले 2 दिनों यानी 13 और 14 फरवरी की कानूनी दुनिया की टॉप 20 खबरों की गहराई में उतरेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणियों, विभिन्न हाई कोर्ट्स के महत्वपूर्ण आदेशों और उन हाई प्रोफाइल मामलों पर चर्चा करेंगे जिन्होंने सुर्खियां बटोरी। तो चलिए इस विश्लेषण को शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण बयान से। उन्होंने कहा है कि न्यायिक नेतृत्व तब कमजोर होता है जब जज खुद को त्रुटिहीन या परफेक्ट दिखाने लगते हैं। उन्होंने जजों से विनम्रता और लगातार सीखने की जरूरत पर जोर दिया। हाँ, ये बयान न्यायपालिका के अंदर एक आत्म सुधार की संस्कृति को दिखाता है। इसका मतलब है कि न्यायपालिका खुद को एक ऐसी संस्था के रूप में देख रही है जो गलतियों से सीखकर और पारदर्शी बनकर ही मजबूत हो सकती है। तो ये न्याय की गुणवत्ता में सुधार का एक बड़ा संकेत है। बिल्कुल। अब बात करते हैं मणिपुर हिंसा मामले की। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से सभी मामलों पर एक विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट मांगी है और इस पर भी विचार कर रहा है कि क्या मुकदमों की निगरानी का काम गुवाहाटी या मणिपुर हाईकोर्ट को सौंपा जा सकता है। देखिए, ये कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि स्थानीय हाईकोर्ट वो जमीनी हकीकत को बेहतर समझ सकते हैं। अच्छा। हाँ, जिससे न्याय प्रक्रिया में तेजी और प्रभावशीलता आ सकती है। और एक और सख्त टिप्पणी आई है डिजिटल धोखाधड़ी पर। सुप्रीम कोर्ट ने इसे डकैती करार दिया है और बैंकों की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने पूछा कि जब संदिग्ध लेन देन होते हैं तो बैंक उन्हें फ्लैग क्यों नहीं करते। ये आम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात हो सकती है। वो कैसे? इस टिप्पणी से मतलब बैंकों पर अपनी सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करने का दबाव बढ़ेगा और ग्राहकों के पैसे की सुरक्षा के लिए अधिक जिम्मेदार बनने का भी। सही बात है। और दिल्ली से खबर, जहां एक वकील पर कथित हमले के बाद सीजेआई ने चेतावनी दी कि न्यायपालिका में गुंडाराज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये न्याय प्रणाली और वकीलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक बहुत कड़ा संदेश है। ये दिखाता है कि कोर्ट परिसरों में किसी भी तरह की हिंसा को उसे गंभीरता से लिया जाएगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने परिसर में पान मसाला और गुटखा चबाने और थूकने के खिलाफ भी चेतावनी जारी की है। ये छोटी छोटी बातें इस संस्था के अनुशासन को बनाए रखने की गंभीरता को दिखाती हैं। अब जरा हाईकोर्ट्स की तरफ चलते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपराध में बच्चों के इस्तेमाल को एक उभरता हुआ खतरा बताया है। हाँ, और ये टिप्पणी एक मानव तस्करी मामले में एक आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करते हुए की गई। तो मतलब कोर्ट इसे बहुत गंभीरता से ले रहा है। बिल्कुल, ये टिप्पणी बच्चों की सुरक्षा को लेकर एक गंभीर चिंता को उजागर करती है। और बॉम्बे हाई कोर्ट ने राज ठाकरे और उनकी पार्टी एमएनएस के नेताओं द्वारा कथित हेट स्पीच के मामले में पुलिस से विशिष्ट विवरण मांगा है। ये दर्शाता है कि हेट स्पीच के मामलों में अदालतें सिर्फ आरोपों पर नहीं जाती, वो ठोस सबूतों और विशिष्ट घटनाओं के आधार पर कार्रवाई करना चाहती हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट की एक टिप्पणी तो बहुत ही दर्दनाक मामले पर आई। उन्होंने कहा कि भारत भले ही अपनी बेटियों की जय जयकार करता हो, लेकिन लड़कियां आज भी खतरे में हैं। यह मामला एक मां द्वारा अपनी बेटी की हत्या कर आत्महत्या करने से जुड़ा था। यह टिप्पणी यह समाज में मौजूद गहरे पूर्वाग्रहों पर एक मार्मिक प्रतिबिंब है और कानूनी सुरक्षा के बावजूद महिलाओं और बच्चियों के सामने जो चुनौतियां हैं उनको भी उजागर करती है। और एक असाधारण मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट से आया है। हाँ, वो जज वाला मामला। जी, वहाँ एक जज ने सुप्रीम कोर्ट की आलोचनात्मक टिप्पणियों से हतोत्साहित महसूस करने के बाद मुख्य न्यायाधीश से अपना रोस्टर यानी मामलों का आवंटन बदलने का अनुरोध किया है। ये न्यायपालिका के आंतरिक कामकाज, उसके पदानुक्रम और आलोचना के मनोवैज्ञानिक प्रभाव पर एक बहुत ही दुर्लभ और मानवीय दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। अब कुछ हाई प्रोफाइल मामलों पर आते हैं जहां बड़े चेहरे शामिल हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा से जुड़े 2 मामले चर्चा में रहे। अच्छा। एक में गुवाहाटी की एक अदालत ने कांग्रेस नेताओं को उनके खिलाफ मानहानिकारक बयान देने से रोक दिया। और दूसरे में एक विवादित वीडियो पर याचिका को लेकर सीजीआई ने कहा कि राजनीतिक लड़ाइयां अदालत में नहीं लड़ी जानी चाहिए। तो ये मामले राजनीतिक भाषण, मानहानि और न्यायिक हस्तक्षेप के बीच की वो जो पतली सी रेखा है उसे उजागर करते हैं। अदालतें अक्सर राजनीतिक विवादों में सीधे तौर पे शामिल होने से बचती हैं। और मनोरंजन जगत भी कानूनी दांवपेंच में उलझा रहा। हाँ। एक अदालत ने यूट्यूबर कैरी मिनाटी को फिल्म निर्माता करण जौहर के खिलाफ कथित मानहानिकारक वीडियो प्रसारित करने से रोक दिया।
और वहीं सुप्रीम कोर्ट ने नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली फिल्म घूसखोर पंडित का नाम बदलने का आदेश दिया। तो क्या ये अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक है? इसे रोक से ज्यादा संतुलन कहना बेहतर होगा। ये मामले अभिव्यक्ति की आजादी और किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा के अधिकार के बीच संतुलन को दर्शाते हैं। मतलब रचनात्मक स्वतंत्रता की भी अपनी सीमाएं हैं। बिल्कुल, खासकर जब ये सार्वजनिक नैतिकता या मानहानि के दायरे में आती है। एक और हाई प्रोफाइल मामला सोनम वांगचुक का है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान उनकी तुलना महात्मा गांधी से करने पर तीखी बहस हुई। हाँ, सॉलिसिटर जनरल ने इस तुलना का विरोध करते हुए इसे भारत विरोधी तक कह दिया था। तो ये केस क्या दिखाता है? ये केस दिखाता है कि विरोध प्रदर्शन के अधिकार और राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताओं के बीच अदालतें कैसे संतुलन बनाने की कोशिश करती हैं। और फिल्म निर्माता विक्रम भट्ट की पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को 30 करोड़ के रुपए की धोखाधड़ी के मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। और इस मामले में कोर्ट ने राजस्थान पुलिस की जांच पर भी सवाल उठाए, जो जमानत याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट के बढ़ते हस्तक्षेप को दिखाता है, खासकर जब जांच प्रक्रिया पर संदेह हो, है ना? सही कहा। साथ ही अभिनेता धनुष को एक प्रोडक्शन हाउस ने 2016 की एक रुकी हुई फिल्म को लेकर 20 करोड़ रुपए का कानूनी नोटिस भेजा है। तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी कानूनी लड़ाइयां तेज हो रही हैं। बिल्कुल। अब कुछ ऐसे मुद्दों पर आते हैं जिनका असर हम सब पर पड़ता है। हमारे अधिकार, नियम और सामाजिक मुद्दे। निजता के अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी पर एक अदालत ने महत्वपूर्ण व्यवस्था दी है। क्या? कि ये अधिकार असीमित नहीं है और न्यायिक कार्यवाही में निजी कॉल और चैट को सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता है। अच्छा, ये तो बहुत बड़ा फैसला है। हाँ, ये फैसला व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अपराध की जांच की जरूरत के बीच एक बहुत जटिल संतुलन स्थापित करता है। हाँ। इसका भविष्य के कई आपराधिक मामलों पर गहरा असर पड़ सकता है। और एक और अहम फैसले में अदालत ने कहा कि एक लंबे समय तक सहमति से बने रिश्ते के बाद शादी का वादा तोड़ना बलात्कार नहीं माना जाएगा। ये फैसला बलात्कार कानूनों की व्याख्या में सहमति की जो जटिल भूमिका है उसे दिखाता है और ये अदालतों के बदलते दृष्टिकोण को भी उजागर करता है। एक अंतर्राष्ट्रीय खबर है जो भारत के लिए भी प्रासंगिक है। बताइए। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी ने आईसी एजेंटों की आलोचना करने वाले सोशल मीडिया यूजर्स का व्यक्तिगत डेटा गूगल और मेटा जैसी कंपनियों से मांगा है। तो ये मामला सरकारी निगरानी, डेटा गोपनीयता और नागरिक अधिकारों पर एक वैश्विक बहस को रेखांकित करता है जिसमें टेक कंपनियों की भूमिका केंद्रीय हो गई है। बिल्कुल। और अंत में भारत सरकार ने एआई से होने वाले अपराधों से यूजर्स की सुरक्षा के लिए नए आईटी नियमों में संशोधन को अधिसूचित किया है। ये एआई के दौर में डिजिटल नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक जरूरी कदम है। ये दिखाता है कि कानून जो है वो तकनीक के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहा है। तो ये थी पिछले 2 दिनों की कानूनी दुनिया की कुछ सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों पर हमारी गहरी नजर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, हाई कोर्ट्स की अहम टिप्पणियां और हाई प्रोफाइल मामले शामिल थे। कोर्ट प्रैक्टिस ऑडियो मूव सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जाने से पहले एक विचार। आज हमने देखा कि ऑनलाइन कंटेंट को रेगुलेट करने की चुनौती कितनी बढ़ गई है, चाहे वो एक यूट्यूबर का वीडियो हो, राजनीतिक बयानबाजी हो या एआई द्वारा बनाया गया कंटेंट हो। ऐसे में ये सोचना जरूरी है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, किसी की मानहानि और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच सही संतुलन कैसे स्थापित किया जा सकता है, खासकर तब जब तकनीक कानून से कहीं ज्यादा तेजी से बदल रही है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।